इजराइल और हमास की जंग के बीच इजराइल फिलिस्तीनी कामगारों की जगह भारत के 1 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाला है। जी हां, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के हमले के बाद इजराइल में काम करने वाले फिलिस्तीनियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और इसकी जगह इजराइल और भारत सरकार के बीच ये चर्चा हो रहा है, ये समझौता है कि भारतीयों को नौकरी दिया जाए। जी हाँ, भारतीयों को नौकरी देने को लेकर चर्चा चल रही है। 7 नवंबर मंगलवार को इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि गाजा पट्टी इंसानों द्वारा बनाया गया आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है। हम बंधकों को वापस लाने के लिए हर मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्शन लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने दावा किया है कि वो गाजा शहर के केंद्र में पहुंच चुकी है और पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हम गाजा शहर में घुसते जा रहे हैं, हम हमास के उन ठिकानों पर भी पहुंच चुके हैं जहां उसने उम्मीद भी नहीं की थी। हजारों हमास लड़ाकों को मारा जा चुका है। अगर हिजबुल्लाह इस जंग में घुसा तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। जी हाँ, नेतन्याहू ने कहा कि जब तक बंधक आजाद नहीं हो जाते जंग में सीजफायर नहीं होगा। हम गाजा में फ्यूल भी नहीं पहुंचने देंगे और हम हमास और उसकी सत्ता को मिटा देंगे और इस जंग के बाद इजराइल को गाजा से खतरा नहीं होगा। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इजराइल में फिलिस्तीनी कामगारों की जगह कैसे लेंगे भारतीय कर्मचारी और कैसे 1 लाख लोगों को मिल सकती है नौकरी। ये बात इजराइल रक्षा मंत्री जब बोले उसका क्या मतलब और किस प्रकार से यह बन पा रहा है। आपको बता दूं, 7 नवंबर रात बेला लेबनान से इजराइल पर एक के बाद एक 20 रॉकेट से हमला किया गया। ज्यादातर रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट कर लिया और हमले के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, रॉकेट लॉन्चिंग पैड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सेल सहित कई ठिकानों पर हमले किए। आपको बता दूं, वहीं इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने नेतन्याहू से मानवीय मदद की और बंधकों की रिहाई के लिए जंग को कुछ समय तक रोकने को कहा। बाइडेन ने कहा, गाजा पर दोबारा कब्जा करना इजराइल के लिए एक बड़ी गलती होगी। अमेरिका ने 7 नवंबर मंगलवार को इजराइल को गाजा पर दोबारा कब्जा करने के मामले से आगाह किया। व्हाइट हाउस में कहा कि हम इजराइल के साथ गाजा के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल सोमवार को यानी कि 6 नवंबर को नेतन्याहू ने संकेत दिया था कि इजराइल का इरादा गाजा से हमास के खात्मे के बाद उसे इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने का है। नेतन्याहू ने कहा था कि अगर इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं रहती है तो हमास के आतंकी हमले उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना है ताकि 7 अक्टूबर जैसे हमलों को दोहराने की संभावना खत्म की जा सके, ऐसी संभावनाएं फिर न हो। जंग के बीच इजराइल के पश्चिमी सहयोगी उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जर्मनी के एयरफोर्स चीफ कमांडर जनरल इंगो मंगलवार दोपहर तेल अवीव के सेवा मेडिकल सेंटर पहुंचे और यह इजराइल का सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है जहां उन्होंने ब्लड डोनेट किया और उसके बाद मीडिया को बयान दिया। इन्होंने कहा कि मैंने इजरायली सेना के साथ बहुत वक्त बिताया। आज आप हमास के साथ जंग लड़ रहे हैं, ये मेरा खुशकिस्मती है और मैं यहाँ आपके साथ एकजुटता दिखाने के लिए आ पाया हूँ और ब्लड डोनेट भी कर सका हूँ। हो सकता है आपको इसकी जरूरत हो। बाद में सेवा हॉस्पिटल ने एक बयान जारी किया, कहा कि जनरल इनको को यहाँ आना और ब्लड डोनेट करना काफी अहम है। उनका यह विजिट उम्मीद, एकता और भरोसे को संदेश देता है। जी हाँ, इनको को यहाँ पे आके एक प्रकार का सपोर्टिव बिहेवियर देखा गया। वहीं संसद में बंधकों की तस्वीरें दिखाई गई। इजराइल में विपक्ष के नेता येर लैपिड ने मंगलवार को संसद के स्पीकर अमीर ओहाना को पत्र लिखा और कहा कि हमास ने जिन इजरायलियों और दूसरे देशों के नागरिकों को बंधक बनाया है उनकी तस्वीरें स्थायी रूप से संसद में लगाई जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि बंधकों की तस्वीरें लगाएं। लैपिड इस पे आगे लिखते हैं कि मैंने उन परिवारों से मुलाकात की है जिनके परिजन हमास की कैद में हैं। परिवार कितनी दर्द में हैं उनको महसूस किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को इन बंधकों की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। जब तक बंधक घर वापस नहीं आ जाते हैं तब तक हम
इनके परिवारों से आंख भी नहीं मिला सकेंगे। वहीं इजरायली फौज ने इनको लेकर रणनीति बदल दी। जी हाँ, इजरायली फौज ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन पर रही फौज के स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव किया। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक आईडीएफ अब ज्यादातर उन घनी बस्तियों पर फोकस कर रही है जहां हमास ने सीक्रेट टनल नेटवर्क बना रखा है या उनको रॉकेट लॉन्च, जहां पे उनकी रॉकेट लॉन्च पैड्स हैं। आईडीएफ ने खुद एक बयान जारी कर एक सिविलियन एरियाज में ऑपरेशन की पुष्टि की। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बड़ी इमारतों में मौजूद हमास की टनल एंट्री गेट को इजराइल के स्पेशल डिटेक्शन डिवाइस से खोजा जा रहा है। इसमें अब तक जबरदस्त कामयाबी मिली है। अब बता दूं, इस घटना के एक महीने बाद हमास के हमले की जांच शुरू हुई। 7 अक्टूबर को हमास के हमले की इस जंग की वजह बने और अब बेंजामिन नेतन्याहू सरकार यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, आईडीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये सभी जो मोसाद, मिलिट्री इंटेलिजेंस और लोकल नेटवर्क हैं, ये सभी जांच करने जा रही हैं कि आखिर 7 अक्टूबर को हमास इतने बड़े हमले करने में कामयाब कैसे हुए। इस बीच इजराइल के अखबार यरूशलेम पोस्ट में एक जांच के पॉइंट्स पर रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके मुताबिक हमले की पहली और सबसे बड़ी वजह सेना का यह मुगलता था कि हमास के पास बड़े हमलों की ताकत ही नहीं है, यानी वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रहे। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक जांच में कुछ वक्त या कहें कुछ महीने लग सकते हैं। इसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनने जा रहा है। इसके सामने जांच के लिए जो पॉइंट्स रखे जाएंगे उनकी कुछ जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, जानकारी के लिए जांच के लिए कमीशन बनेगा। कुछ बातों को तो फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले ही मान चुकी हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक किसी प्लेटफॉर्म जिक्र नहीं हुआ। दरअसल इजरायली सेना को यह लगता था कि गाजा से हमास कमजोर हो रहा है और वह किसी बड़े टकराव से बचेगा। उसका इस्लामिक जिहाद से भी विवाद चल रहा था। वहीं आपको बता दूं, मई 2021 में भी इजराइल फौज ने गाजा में हमले किए थे और उसका ख्याल था कि उसने हमास के टनल नेटवर्क को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये उसकी गलत फहमी साबित हुई, क्योंकि टनल नेटवर्क को उस वक्त कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। इस वजह से उसके बाद ये परिणाम देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दूं, जो अल जजीरा ने जारी किया है, अल जजीरा के मुताबिक गाजा में हर घंटे 15 लोगों की मौत हो रही है। जी हाँ, गाजा में हो रही इजरायली बमबारी से हर घंटे 15 लोगों की मौत हो रही है, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें तबाह हो रही है। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली आर्मी की 6 पोस्ट पर हमला किया है और इजरायली सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर से ही इजराइल पर हमले कर रहा है और 7 अक्टूबर से इधर अब तक जंग में फ्रांस के 39 नागरिक मारे गए, 9 अन्य लापता हैं और हमास ने हमले के दौरान करीब 250 लोगों को बंधक बनाया है। इनमें 250 लोगों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अगर इजराइल हमास का जंग का अगर डेट टोटल देखें तो आंकड़े के अनुसार पहले हफ्ता में इजराइल यानी 7 से 13 अक्टूबर में इजराइल से 1300 और गाजा 1799 लोग हुए। दूसरी हफ्ता में 14 से 20 अक्टूबर में 103 इजराइल के और डेथ हुए और वहीं गाजा के 2338। तीसरा हफ्ता में सिर्फ गाजा के 3189। उसके बाद इजराइल की मौत नहीं हुई। चौथा हफ्ता 28 से 3 नवंबर में 1901 मौत हुई। पांचवा हफ्ता पहले दिन से लेकर 4 नवंबर 261 मौत हुई हमास में गाजा में और पांचवा हफ्ता 282। उसके बाद तीसरा दिन 252, चौथा दिन 306 और कुल मिला के देखें तो 10,328। यानी इजराइल के मौत के आंकड़ों में सैनिक शामिल नहीं है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद वहां किसी आम नागरिक की मौत नहीं हुई है। अब हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया। इसके जवाब में इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सोर्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा था कि हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने को बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद अल जजीरा से कहा था कि ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिकी की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये विवाद क्यों?
दरअसल मिडिल ईस्ट के इस इलाके में इस संघर्ष से कम 100 साल से चला आ रहा है संघर्ष का मामला। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीनी इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है, वहीं इजराइल यरूशलेम से अपने दावे छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी और 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कोई प्रतिबंध लगा दिए थे, कई प्रतिबंध। वहीं फिलिस्तीन का कहना है कि इस वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। इस खबर से जुड़ी महत्वपूर्ण जीके की बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये सालों का तनाव रहा है। आपको बता दूं 1948 से अब तक 7 जंग लड़ी जा चुकी है और इजराइल और गाजा के बारे में ये डिटेल आपको समझ में, ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, पहला गाजा पर आपको बताऊं, गाजा पट्टी साल 1949 में अस्तित्व में आई थी। इसका एरिया करीब 365 स्क्वायर किलोमीटर है और 2020 की पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक गाजा की कुल जनसंख्या करीब 20.5 लाख है और इनमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम है। इसके अलावा यहाँ सिया और अहमदी मुस्लिम का छोटा समुदाय भी है। इजराइल की बात करें तो देश के तौर पर इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 में हुई थी। इसमें पहले यहाँ फिलिस्तीनी मुस्लिम की जमीन थी। यहूदी मिलिशियाओं ने यहाँ जंग के बाद यहाँ अपने लोगों को बसाया था। वहीं गाजा के 3 तरफ इजराइल और दक्षिण में मिस्र है। 2007 में यहाँ हमास का कब्जा है और गाजा में 2006 के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ है। वहीं हमास फिलिस्तीन राज्य और फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। इजराइल की बात करें तो 2021 की पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक इजराइल में 93.6 लाख लोग रहते हैं। इसमें 73.6% यहूदी, 18.1% मुस्लिम, 1.9% ईसाई के साथ अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। इजराइल की 2 मुख्य भाषाएं हिब्रू और अरबी हैं। इजराइल में फिलहाल लिकुड पार्टी की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और वहीं राष्ट्रपति इसहाक हेर्ज़ोग। और गाजा की बात करें तो गाजा के 1918 से 1948 तक ब्रिटेन और 1948 से 1967 तक मिस्र की कब्जे में रहने से पहले गाजा ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था और 1967 में इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और जॉर्डन से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। वहीं 2005 में इजराइल ने गाजा से अपना कंट्रोल वापस लिया और गाजा स्वतंत्र रूप में काम करने लगा। आज की इस वीडियो में, आज की इस खबर में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद और यूं ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।